हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो लगी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी एक दो दिन से मेरे एक पैर में थोड़ा झंझनाहट जैसी हो रही है और कभी कभी सुन जैसा हो जा रहा है। तो वो तो मेरा पार्ट ऑफ डिजीज है, वो होता रहता है। और मौसम की बात की जाए तो कल यहाँ पे अचानक दिल्ली में मौसम बदला और दिन की 3 बजे से और रात 12-1 बजे तक पूरी झमाझम बारिश होती रही। लेकिन आज इतनी कड़ाके की धूप है, पता भी नहीं चल रहा कि कल बारिश हुई होगी। तो आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम? शहरों में तो मुझे मालूम है कि लगभग सभी जगह गर्मियाँ शुरू हो ही गई होंगी, लेकिन गाँव में अभी मौसम अच्छा होगा। गांव भी उसके हिसाब से होते हैं, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, भौगोलिक संरचना के हिसाब से। कोई गांव गर्म होते हैं, कोई ठंडे होते हैं। जहाँ पे बांस बुरांस के पेड़ होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी, और चीड़ के पेड़, वहाँ पे काफ़ी ठंडा अच्छा मौसम होता है, शुद्ध ऑक्सीजन होती है। और कहीं पे पेड़ों का, वनों का अभाव होता है। अब तो विकास के चक्कर में भूमि कटान हो ही गया है, कुछ रेलवे सुरंग, कुछ ऑल वेदर रोड, कुछ हो। तो अब तो कम से ज़्यादा जगह शहरीकरण हो ही गया है विकास के नाम पे बिना। सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियाँ तो सभी जगह होती हैं। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सब लोगों की, कुछ लोगों की तो चिंता है, जो लोग हमारे संपर्क में हैं। कभी किसी के बारे में कुछ सुनाई दे रहा है, किसी के बारे में कुछ, तो चिंता होती रहती है। आशा करते हैं सब लोग तन से मन से स्वस्थ रहें, क्योंकि तन से ही नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना इंसान का, तन से ज़्यादा मन से स्वस्थ होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय में बात करना चाह रही हूँ आज, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा एक हिंट दी थी। और बहुत सारे चैनलों ने, बहुत सारे क्या, जो न्यूज़ पोर्टल वाले हैं वो हैं, और मुझे लग रहा है कोई एक दो ब्लॉगर ने भी, एक हमारे इधर के दीपरनी की पहाड़ी और एक रुद्रप्रयाग के, और एक भागीरथी रावत उत्तराखंडी, उन लोगों का देखा था मैंने, उन्होंने डाल रखी इसके बारे में वीडियो। बाकी तो मुझे लग रहा है कि सारे, किसी के घर में छोटे बच्चे हैं ही नहीं, यह सब काठ के बने हुए हैं। ये इनकी ममता, इनका वो सब कुछ, इनकी जो भावनाएं हैं, जो इनकी संवेदनशीलता है, सारी मर चुकी है व्यूज़ के चक्कर में, कमाने के चक्कर में। एक ब्लॉगर हैं पहाड़ी भाई पिरोचाई, उनके और उनके मंगेतर के बीच में क्या चल रहा है, उसके पीछे सारा सोशल मीडिया उन्होंने वही झुका हुआ है। बताओ बताओ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और उनके बारे में हर अपडेट उनके कमेंट सेक्शन से एक एक कमेंट निकाल के, और लेकिन हद है इनके लिए। कितने सारे व्लॉगर्स रुद्रप्रयाग ज़िले के हैं, कितने सारे हमारे देवभूमि उत्तराखंड के हैं, चाहे उत्तराखंड के हैं या उत्तराखंड से बाहर के हैं। संवेदनशीलता तो हर मानव में होती है, और संवेदनशीलता, भावनाएं तो हर इंसान में होती है। भावनाएं, संवेदनशीलताएं हर जीव में होते हैं, जानवर में भी होती हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी होती हैं। लेकिन कसम खाने के लिए जो ये फिर कहते हैं, हमारे लिए ऐसा बोलते हैं, जो सो कॉल ये रिएक्शन चैनल वाले हैं। चलो, जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स पे, जैसे अरमान मलिक पे, उन पे ये पावगल, बड़ा पावगल पे, उन पे दे रहे हैं, कनिका शर्मा पे रिएक्शन, उनका तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, उन्हें तो पता है कि हम वो छोटे मोटे लोगों पे देते भी नहीं हैं। लेकिन जो ये हैं, जिनका खाना पीना सोना सब चीज़ के बारे में हमारे उत्तराखंड के ब्लॉगर्स के हर चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन इनको ये पता नहीं चला होगा कि ऐसी घटना भी हो रखी है रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड में। तो 2 शब्द उस बच्चे के लिए भी बोल दें, अगर एक वीडियो में व्यूज़ नहीं भी आएंगे
तो तुम्हारे घर का चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा, तुम भूखे नहीं मर जाओगे। अब बना लेना, बोल लेना, जितना बोलना है मेरे लिए बोल लेना, लेकिन जब तुम्हारी संवेदनशीलता मर चुकी है, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी जो अंदर की है, तुम्हारा ममत्व है, जो तुम माँ हो, जो तुम्हारे अंदर की जो इंसानियत है वो मर चुकी है, तो हमें बोलना पड़ता है कि एक पहाड़ी भाई पी लो चाय की मंगेतर और उसके बीच में क्या हो रहा है। उसके पीछे तुमने 10-10 वीडियो बना दी है, 20-20 वीडियो बना दी है, और अभी तक तुम लगे ही हो उनके पीछे। और पहाड़ी भाई पी लो चाय कभी जवाब देने वाले भी नहीं है, और ना अंकिता जवाब देने वाली है। तुम बने रहो रट्टू तोते, लेकिन तुम एक मासूम के लिए एक वीडियो नहीं बना पाए तो धिक्कार है, तुम्हारे लिए धिक्कार है बस। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो मयंक उर्फ पंकु 4 साल का मासूम 4 अप्रैल को अपने उसके पिताजी खेतों में हल जोतने गए थे और उसकी माँ उनको खाना देने जा रही थी। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि वो डांडा छाने जा रही थी, क्योंकि हमने उतना ही सुना था। तो उसकी माँ खाना देने जा रही थी उसके पिता को खेत में, और बच्चा अपनी मम्मी के पीछे चला गया। कई बार बच्चे बोलते हैं ना, बाल हट, क्रिया हट और राज हट, ये अच्छी नहीं होती है। तो कई बार बच्चे ऐसी जिद करते हैं ना, पता नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद कर देते हैं, क्योंकि हम भी माँ हैं, हमें पता है। कभी तो बच्चे को कितना बड़ा भी वो हो जाए तब भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और कभी पता नहीं उनके हार्मोन से होते होंगे छोटे बच्चों के, क्योंकि 5 साल तक उनके ब्रेन का सबसे ज़्यादा विकास होता है, तो हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पे इतना जिद कर देते हैं बच्चे। तो उस बच्चे ने, वो बात हो नहीं रही होगी, वो तो बहाना आया, तो उसने जिद करी और अपने माँ के पीछे चला गया था कि मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ खेत में। वो आधा रास्ते तक गया, मुझे लगता है और दिन भी जाता होगा, और उसकी माँ ने सोचा होगा कि रोते रोते वो घर चला गया। जब माँ और पापा घर पहुँचे, हल लगाने के बाद वो लोग खेत से घर पहुँचे, तो मंकू घर पे नहीं था, पंकु घर पे नहीं था, मयंक मेरे बेटे का नाम भी है, तो उसके पापा प्यार से मंकू बोलते, मेरे मुँह पे मंकू ही आता। तो पंकु जब घर में नहीं था तो उन्होंने सोचा किसी के घर पे गया होगा, इधर उधर जो खोया बोलते हमारे यहाँ मोहल्ले में, इधर उधर ढूंढा, सबको पूछा, तो पंकु कहीं नहीं मिला। फिर धीरे धीरे जांच पड़ताल बढ़ती गई। जांच एजेंसियां जो भी होती हैं, जो पुलिस की टीम है, औपचारिकता निभाने के लिए, मैं तो इसे औपचारिकता ही बोलती हूँ, जब तुम्हारा शासन प्रशासन, तुम्हारी सुरक्षा कर्मी, तुम्हारे लोग, तुम्हारी ये डिजिटल इंडिया, तुम्हारे ये ड्रोन शॉट्स एक 4 साल के मासूम को, और वो भी एक छोटे से गांव के दायरे में नहीं ढूंढ पाए, तो मैं तो इसे औपचारिकता ही बोलूँगी। तो रेस्क्यू टीम आई, पुलिस की टीम आई, सब आए वहाँ पे बच्चे को ढूंढने के लिए, ड्रोन शॉट्स लिए गए, लेकिन बच्चे का 9 दिन तक कोई पता नहीं चला। तो फिर 9वें दिन 12 अप्रैल को कुछ बच्चियां जंगल में गई हुई थी, जो आजकल हमारे यहाँ पे एक जंगली सब्जी होती है, लिंगुड़ा बोलते हैं जिसको, कहीं लिंगुड़ बोलते हैं, कहीं लिंगुड़ा, हमारे पौड़ी मेरे मायके में लिंगुड़ा बोलते हैं, मेरे ससुराल में चमोली में लिमुड़ बोलते हैं। जो फर्न पे होता है, फर्न एक पौधा होता है, उसके जो शुरू में उसका जो पौधा पनपता है, तो उसका जो कोपल आती है, उनको लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं लिंगुड़ा। तो उन्हें लेने गई थी कुछ बच्चियाँ, तो तब तक उन्होंने देखा कि मंकू वहाँ पे अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया। आजकल फ़ोन तो सभी के पास होते हैं, एक घर से दूसरे घर में, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी फ़ोन करना पड़ता है, व्हाट्सएप करना पड़ता है, बच्चों को तक करना पड़ता है कि आ जाओ खाना खाने, तो फ़ोन तो सभी के पास होता है। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया होगा कि मंकू यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब वहाँ पे सब गए, मंकू की जांच हुई उसके शरीर की, तो मंकू मृत और अचेत अवस्था में, कभी न उठने वाली नींद में सोया हुआ था। उसके बाद तो परिवार वालों पे जैसे दुख का पहाड़ टूट गया, क्या बीती होगी उन पे, और उस माँ को वो पल
वो कभी नहीं भूल पाएगी जब वो बच्चा रोते रोते अपने माँ के पीछे जा रहा था अंतिम बार, और वो माँ यही सोच रही होगी काश मैं उसे अपने साथ ले जा देती। माँ इसलिए नहीं ले गई होगी, धूप है और खेतों में देर तक रहेगा, बच्चों को कई चीज़ें होती है, कीड़े हैं मकोड़े हैं, लेकिन क्या पता था कि ऐसा होगा। तो दोस्तों 12 तारीख को मंको का मृत शरीर मिल गया था। उसके बाद आज हो गई हैं 18 तारीख, 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक पंको की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। चलिए हम मानते हैं कि अलग अलग राज्यों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अलग अलग वो होंगे, सुविधा के अनुसार, सुविधा के आधार पर। फिर भी हमारे उत्तराखंड में 1 सप्ताह तक आ ही जाती है। और अगर मृत शरीर के साथ कोई इतनी ज़्यादा जटिलताएं हो, मतलब कि शक के दायरे में हो, मौत जटिलताओं के शक के, हे भगवान। दोस्तों ये उसी समय आते हैं नीचे, क्या करें रेडी वाले, अब पहले से नहीं था और अभी आया तो कोई बात नहीं, उनका भी अपना रोज़गार है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं भी आई थी तो 24 घंटे के अंदर प्रोविजनल जो टेस्ट होता है, प्रोविजनल टेस्ट रिपोर्ट पीटीआर बोलते हैं जिसे, वो तो आ ही जाती है, जिसमें कि पता चल जाता है कि कम से कम इतना तो पता चल जाता है कि बच्चा पहले से जीवित था या कितने घंटे पहले बच्चे की मौत हुई है, पहले से जीवित था, बच्चे की मौत का कारण क्या है, कोई विषाक्त जहरीला पदार्थ है उसके सेवन से मरा है, या बाकी जो उसकी बाहरी शरीर है, जो एनाटॉमी जो बाहर का शरीर है, उससे तो देखने से पता सब चल रहा है। बच्चे को एक चींटी तक ने नहीं काट रखा है, तो जंगली जानवर ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। और अगर बच्चा भूखा प्यासा भी मरा है तो वो अगर पहले से वहाँ पे था तो जैसे भेड़िए होशियार होते हैं गांव में, और बाघ तो आजकल घर में से उठा के ले जा रहा बच्चों को, कई सारे, भले ही बाघ अपने द्वारा किया हुआ शिकार खाता है, लेकिन होशियार है, कई होते हैं परपोषी जीव जंतु वो खाते हैं। तो किसी ने भी बॉडी को टच नहीं कर रखा था, बॉडी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, बाहर से खरोंच भी नहीं आ रखी थी। तो पंकु के साथ कुछ न कुछ हुआ है। पंकु किसी के पास था, जहाँ तक लग रहा है कि पंकु किसी के पास था और उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और जैसे ही मतलब जांच पड़ताल थोड़ा और तेज हुई या धीमे भी जो भी हुई, तो उस दानव ने, इंसान तो नहीं बोलेंगे उसे, उस दानव ने डर के मारे कि कहीं 4 साल का बच्चा सब कुछ बोलता है, तो उसने उसको शायद बच्चे को मार के वहाँ पे रख दिया, यही हुआ होगा। और अभी परसों इसी उस पे मामले में एक नया मोड़ आया है, नया ट्विस्ट आया है कि पंकु के पापा जब दर दर भटक रहे थे, अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, मासूम को ढूंढ रहे थे, जब जगह जगह सर्च अभियान चल रहा था पंकु को ढूंढने के लिए, तो किसी शख्स ने उन्हें फ़ोन किया था, एक राक्षस ने, राक्षसी बोलेंगे उसे, उन्हें कॉल किया था और कहा था कि मुझे 2500 रुपये दो और मैं बच्चे को ढूंढ के तुम्हें दे दूँगा। तो पंकु के पापा ने ये बात अब बताई है बाद में। तो जैसे ही उसका नंबर ट्रेसिंग पे लगाया गया तो उस कुकर्मी को वहाँ से अगस्त मुनि से दर्द दबोचा गया है। अभी उसको, वो पुलिस की हिरासत में है, अभी उसकी रिमांड हो रही है। इन चीज़ों का खुलासा अभी नहीं हुआ है कि केवल वो पैसे मांगने तक ही उसकी भूमिका थी, उसका रोल था, क्या वो पैसों तक ही सीमित था या आगे का जो इस घटना को जो परिणाम, वो जो अंजाम दिया, उसमें भी उसका हाथ है। और उसके साथ कितने और इस
कुकृत्य में सम्मिलित है। तो इसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है। वैसे इतना बड़ा केस नहीं था और इतना जटिल भी नहीं था, जिस हिसाब से अभी तक 1 हफ्ता हो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं भी आई है तो प्रोविजनल टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, वो उसमें जो उसका जो मरने का समय कि कितने घंटे पहले मृत्यु हुई है वो आ जाते हैं। मृत्यु का कारण भी आ ही जाता है। थोड़ा बहुत देर तब लगती है जब विसरा, जैसे ही विसरा ये बोलते हैं, मस्तिष्क वाला हिस्सा वो जांच के ले जाए या कुछ जाए। लेकिन इस केस में, छोटे बच्चे के केस में इतनी जटिलता तो नहीं लग रही थी, तो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। दोस्तों, ये है हमारा देश का या प्रदेश का शासन प्रशासन। ये है हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद, इतनी शहादतें देने के बाद, इतनी माँ बहनों की आबरू लुटने के बाद ये मिला है हमें 25 वर्षों में उत्तराखंड राज्य को पाकर। हमारे शहीदों का सपना था कि एक पृथक और आत्मनिर्भर पहाड़ी राज्य। पृथक राज्य तो मिल ही गया कई शहादतों के बाद, कई कुर्बानियों के बाद, लेकिन आत्मनिर्भरता के नाम पे अभी ये ऐसा ही है जैसा एक स्पेशल चाइल्ड होता है, जिसका कि केवल लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, लेकिन वो दिमाग से भी विकलांग रहता है, शरीर से भी विकलांग रहता है, हर चीज़ के लिए दूसरों पे निर्भर रहता है। तो ये है हमारे लिए, ये है हमारे हिस्से कि हम एक छोटे से गांव में अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और शासन प्रशासन हमारे इतने छोटे से गांव में एक मासूम को ढूंढने में नाकामयाब हो रहा है। और अगर मिल गया तो मृत अवस्था में बच्चा मिलता है, और मृत अवस्था में बच्चा मिलता है तो 1-1 हफ्ते तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नाम पे प्रोविजनल टेस्ट रिपोर्ट तक नहीं दी जाती है। तो ये है हमारे उस पर किस्मत में, ये हमारे उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का गला घोटा जा रहा है। ये है हमारे लिए। तो दोस्तों, क्या ये बताएं, बहुत डर लगता है ऐसे घटनाओं को सुन के। कैसे अब गांव में भी देखो, इतने छोटे से गांव में भी बच्चा सुरक्षित, ऐसी घटनाएं कभी सुनने को मिली तो शहरों में ही मिली हैं। हम यहाँ रहते हैं, जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हमारे माँ बाप भी बोलते हैं कि बच्चे को संभाल के रखना, अभी किसी के घर नहीं जाने देना है, पड़ोसियों के इधर उधर। आजकल तो बेटा हो बेटी हो कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब गांव में भी क्या हो रहा है, वो भी रुद्रप्रयाग जैसा, वो इतना विकसित जिला नहीं है रुद्रप्रयाग और चमोली, ये इतने वो नहीं है कि चलो जिन गाँवों का ज़्यादा विकास हो रखा है, ज़्यादा शहरीकरण हो रखा है, वहाँ पे हम मान भी सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी दिल दहलाने वाली घटना और इतने छोटे से गांव में। मैंने एक और बयान देने के लिए यहाँ के माननीय विधायक जी ने, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं भरत सिंह चौधरी जी, उन्होंने एक मंच पर बयान दिया था कि जो अधिकारी ढंग से नहीं मानेगा वो मेरी जूते की नोक से मानेगा। यह इनके शब्द थे। तो कहाँ गया था उनकी जूते की नोक? तब जब इतना विलम्ब हो रहा था पंकु को ढूंढने में। यदि शासन प्रशासन चाहता तो पूरे गांव वालों को, और जिन्होंने पंकु को उसकी मां के पीछे रोते हुए जाते देखा था, पूरे गांव वालों को, पंचायत प्रधान को बोलते कि पूरे गांव वालों को पंचायत बैठाओ, सामूहिक पंचायत बिठाओ, स्त्री पुरुष दोनों की, और सबकी एक तरफ से रिमांड और पूछताछ की जाए। पुलिस के पास तो पता ही रहता है, पुलिस तो चेहरा पढ़ के, उनकी साइकोलॉजी इतनी वो होती है, उतनी चाहे लाखों की भीड़ हो, पता चल ही जाता कि अपराधी की गतिविधियां तो पता चल ही जाती हैं। तो उसी समय पता चल जाता। अगर पहले ही दिन ये कदम उठाया जाता तो हो सकता है पंकु जीवित मिल जाता और आज वो अपराधी सलाखों के पीछे होता। लेकिन मुझे लगता है अब शासन प्रशासन, इनको भी हम जनता को ही सिखाना पड़ेगा कि कैसे अपना कार्य किया जाता है, कैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बना जाता है, कैसे सरकारी जो तुम सैलरी ले रही हो
कैसे उसका कर्तव्य करके और तब वो सैलरी तुम्हारे हाथों में आती है। जनता के टैक्स के पैसे से तुम नेता इतना ऐश कर रहे हो, कहाँ से आता है वो पैसा? और कहाँ है मान ले, कहीं बेटियां असुरक्षित, कहीं बच्चे असुरक्षित, कहीं बुजुर्ग असुरक्षित, कहीं जंगली जानवर किसी को खा रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं सड़क में डंडी कंडी पे ऐसे उठा के बोझा बोक करके ले जा रहे हैं बीमार लोगों को, कहीं कुछ कहीं कुछ। क्या है हमारे लिए उत्तराखंड में? कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यही था मेरा कहना कि एक तो 4 साल का मासूम, इतना छोटा सा गांव उत्तराखंड का, और इतनी बड़ी रेस्क्यू टीम, इतनी बड़ी जांच एजेंसियां, इतने लोग, पूरा गांव उसके सर्च ऑपरेशन में जुटा रहा, ड्रोन शॉट्स लिए गए, लेकिन बाद में 9 दिन में बच्चा मिला मृत अवस्था में। और आज हो गया 1 हफ्ता, 12 तारीख को बच्चा मिल गया था, आज 18 तारीख हो गई, अभी तक बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम नहीं भी हुआ है तो प्रोविजनल टेस्ट रिपोर्ट कम से कम 24 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए थी। उसके मृत्यु के कारण उसका समय तो पता चल ही जाना चाहिए था। हर दिन देख रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, तो पता नहीं क्या हुआ और क्या हमारे उत्तराखंड राज्य का होगा। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली और बहुत ही निंदनीय और बहुत ही पीड़ादायक घटना है ये। हम तो निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं हम इनकी, ऐसे शासन प्रशासन की। हमारे लिए कुछ नहीं है। इतनी कुर्बानियों के बाद धिक्कार है उत्तराखंड के शासन प्रशासन को, जो एक बच्चे को बचा नहीं पाए एक छोटे से गांव में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों के क्या विचार हैं इसमें, आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपको किसी ऐसे ही विषय पे, किसी सामाजिक मुद्दे पे, या किसी कविता के रूप में, किसी मोटिवेशनल स्पीच, किसी कहानी के रूप में, जिससे संबंधित कि मेरा चैनल है ही, जो कि मेरा कंटेंट है ही। तो फिर मिलूँगी आपको एक नए विषय के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।